आज अपन बात करेंगे वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है अलग अलग। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं और ऐसा मुझे लगता है कि जितना एक्सपेरिमेंट अगर इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के साथ किया गया है, शायद मेरे हिसाब से उतना एक्सपेरिमेंट किसी के साथ भी नहीं किया गया होगा। यानी जितनी ज्यादा डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स के बारे में आई हैं और मैनेजमेंट के बारे में आई हैं, उतनी किसी में भी नहीं आई, चाहे वो एडम स्मिथ हो या फिर मार्शल हो, जेबी से हो और या फिर रॉबिन्सन हो। इन सब लोगों ने एक दूसरे की डेफिनेशंस में कमियां निकाल निकाल के इतनी सारी नई नई डेफिनेशन बना दी ना, जिसकी कोई हद नहीं है। सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन निकाली है, ठीक है। और एडम स्मिथ वाज आल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन की शुरुआत करी। वहां से शुरुआत हुई और उनकी डेफिनेशन में कुछ कमियां निकालकर एक नई डेफिनेशन बनी, और वो बनाई किसने? उन्हीं के स्टूडेंट ने। मजेदार बात देखो, एडम स्मिथ, जिनको वाकई में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और खास तौर पे फादर ऑफ जो हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स है, उसका उनको जो ना माना जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने जो डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन को उनके ही स्टूडेंट, राइट, उन्होंने उस डेफिनेशन में कमियां निकाली और नई डेफिनेशन बनाई। फिर उस डेफिनेशन में कुछ कमियां निकली। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में ब्रॉडली 4 तरह की डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। कौन कौन सी? जैसे वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है। इसी तरीके से जैसे वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है ना। जैसे स्कैरसिटी डेफिनेशन, और इसी तरीके से लास्ट है ग्रोथ डेफिनेशन। चारों डेफिनेशंस के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, चारों डेफिनेशंस के अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। सबने अपने अपने हिसाब से वेल्थ को, वेलफेयर को या इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करी। सबसे जो बेसिक डेफिनेशन मानी जाती है, जो कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जिस डेफिनेशन के फेवर में है, वो है बेटा वेल्थ डेफिनेशन। उसको बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। ये वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया? ये वेल्थ डेफिनेशन दिया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको हम लोग एडम स्मिथ के नाम से जानते हैं। एडम स्मिथ, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया, वेल्थ डेफिनेशन। उन्होंने, अच्छा, ऐसा क्यों करा? क्योंकि देखिए, मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो एडम स्मिथ वाज राइट इन हिज अप्रोच, क्योंकि जिस समय ये डेफिनेशन दी गई, उस पर्सपेक्टिव में ये डेफिनेशन सही दी। क्यों? एडम स्मिथ ने क्या बोला? एडम स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट ओनली वेल्थ मैनेजमेंट। इसे इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ, क्यों? जो ह्यूमन बीइंग है या जो मैन है, ही इज एन इकोनॉमिक मैन। उसको सिर्फ पैसा समझ में आता है, उसको और कुछ समझ में नहीं आता। और असल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब हम लोगों ने पहली क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स की बात करनी चालू की थी, तभी भी मैंने आपसे क्या कहा था? तभी भी मैंने आपसे ये बात कही थी कि असल में वेल्थ की वजह से ही इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ। आज हम क्यों इकोनॉमिक्स की बात करते हैं? क्योंकि मैं मनी की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, वेल्थ की बात कर रहा हूं। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत लिमिटेड है, हमें सारी नीड्स पूरी करनी है, तो हमें गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता है, और उसके लिए हम अपना वेल्थ चाहते हैं कि मैक्सिमाइज हो। तो एडम स्मिथ का बड़ा सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा फॉर्मूला था। ही सेड कि मैन इज एन इकोनॉमिक मैन। जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, इज एन इकोनॉमिक मैन। सिंस ही इज एन इकोनॉमिक मैन, ही ऑलवेज टॉक अबाउट द वेल्थ। सिंस ही इज एन इकोनॉमिक मैन, ही ऑलवेज टॉक अबाउट द वेल्थ। वो हमेशा पैसे की बात करता है। सो इकोनॉमिक्स इज सराउंडिंग द वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज सराउंडिंग द वेल्थ। देखो क्या बोला इन्होंने। ही सेड इकोनॉमिक्स is the science of economics is the science which deals with the wealth। इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं? वेल्थ की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स how the wealth is produced
कंज्यूम्ड, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इनका मानना ऐसा है कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ इसी बात पे चर्चा की जाती है कि वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हुआ, उसका कंजम्पशन कैसे हुआ, उसको किस तरीके से हमने आपस में एक्सचेंज करा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। तो वेल्थ इज ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द वेल्थ। वेल्थ, पैसा 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 और कुछ नहीं। और अगर हम लोग जब, अभी आप खुद भी सोचे, जब हमारे दिमाग में पहली बार इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वर्ड आता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? सबसे पहली चीज दिमाग में आती है पैसा। यानी जैसे ही आपने वेल्थ की बात करी, जैसे आपने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात करी, एक बार खुद आप सोचिए एज एन ऑर्डिनरी मैन या मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कि अगर आज आपके सामने कोई फाइनेंस वर्ड बोलता है या इकोनॉमिक वर्ड बोलता है, तो द फर्स्ट वर्स्ट कॉन्सेप्ट विच कम्स टू आवर हेड इज वेल्थ। पैसे की बात की जाती है। तो एडम स्मिथ ने भी ये बोला कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक्स, इट इज हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, हाउ द वेल्थ इज consumed, how the wealth is exchanged and distributed. Man is an economic man and economics is all about study of the wealth. तो इसीलिए when we talking about a human being, when we are talking about a human being, we talk about the wealth. और अगर इस डेफिनेशन को जब दिया गया तब भी और आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, तो ये डेफिनेशन गलत भी नहीं है, ठीक है ना। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मनी। सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक आप एक चीज ऐसी बताएं जो पैसे के बिना होती हो। एक भी चीज आप सोच ही नहीं सकते। इवन ये मैं थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाके बता रहा हूं, बिना पैसे के तो बेटा इज्जत भी नहीं होती आदमी की। तो ऐसे केस में ये डेफिनेशन टू द सम एक्सटेंट सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एकदम ठीक है। द डेफिनेशन डील्स विद कॉजेस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ, राइट। सो दैट इज व्हाट द एडम स्मिथ्स डेफिनेशन। लेकिन अब इस डेफिनेशन का हम दूसरा पहलू, सुनने में बड़ा फैसिनेटिंग लगता है और सुनने में बड़ा अच्छा भी लगता है कि यार बात तो बंदा सही कह रहा है, इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी तो मनी की बात होगी, मनी के अलावा तो कुछ और बचा ही नहीं। वेल्थ की बात करेंगे, मनी और वेल्थ में छोटा सा डिफरेंस होता है। मनी इज अ टेम्परेरी फेज, पैसा, लेकिन वेल्थ जो है वो एक डिटेल्ड पर्सपेक्टिव है। जब हम लोग पूरे पैसे को इकट्ठा करके सेविंग वगैरह सबकी बात करते हैं, देन इट इज वेल्थ। मनी की जब हम बात करते हैं, इट्स करंट रिक्वायरमेंट, राइट। जब हम मनी की बात कर रहे हैं, इट्स लाइक करंट रिक्वायरमेंट। लेकिन जब हम लोग वेल्थ की बात करते हैं, इट्स लाइक योर ऑल इन्वेस्टमेंट्स, योर सेविंग्स। तो एडम स्मिथ ने एक सिंपल सी बात कही कि साहब अगर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है तो मतलब सिर्फ वेल्थ की बात हो रही है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी पूरी लाइफ इट इज सराउंडिंग टू द वेल्थ। उसका पूरा जीवन बस इस बात में गुजरता है कि पैसा कैसे कमाए, पैसे का कहां कंजम्पशन करें, उसका एक्सचेंज कैसे करें, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, दैट्स इट। तो ये डेफिनेशन एडम स्मिथ ने दी। अब एडम स्मिथ के जो एक स्टूडेंट थे, राइट, उन्होंने बोले नहीं ये तो आपने गलत कह दिया। बोले सब क्यों? अल्फ्रेड मार्शल इनके स्टूडेंट रहे। अल्फ्रेड मार्शल भी अनडाउटेडली, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो एडम स्मिथ और अल्फ्रेड मार्शल, इन दोनों का नाम बहुत प्रोमिनेंटली, और भी इकोनॉमिस्ट है, जेबी से एक इकोनॉमिस्ट वो भी है, इसके अलावा रॉबिन्सन इज वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट। बट अल्फ्रेड मार्शल और एडम स्मिथ की बात हमेशा की जाती है। एंड यू विल बी शॉकिंग टू नो, जैसा मैंने अभी 2-3 बार कहा, कि अल्फ्रेड मार्शल वाज एक्चुअली द स्टूडेंट ऑफ एडम स्मिथ, ही वाज अ फॉलोअर ऑफ एडम स्मिथ। उसने कहा कि डेफिनेशन अच्छी है, उन्होंने देखो क्रिटिसिज्म बड़े अच्छे से करा। मैं हमेशा दो डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म से लिंक करता हूं। आज अगर वेल्थ डेफिनेशन की मैं बात करूं, अगर वेल्थ डेफिनेशन में क्रिटिसिज्म नहीं होते ना बेटा, अगर आज हम इसका क्रिटिसिज्म हटा दें, ठीक है ना, तो फिर अगर ये डेफिनेशन में क्रिटिसिज्म ही नहीं है, कोई कमी नहीं है, तो आपको कोई और डेफिनेशन चाहिए ही क्यों? आज वेल्थ डेफिनेशन में कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? नहीं। इसी तरीके से वेलफेयर डेफिनेशन के अपने कुछ क्रिटिसिज्म रहे, इसीलिए बेटा स्कैरसिटी डेफिनेशन आई। स्कैरसिटी डेफिनेशन के अपने कुछ क्रिटिसिज्म रहे, इसीलिए ग्रोथ डेफिनेशन आई। तो हर डेफिनेशन के आने के पीछे
किसी ना किसी डेफिनेशन का क्रिटिज्म था। अब वेल्थ डेफिनेशन में क्रिटिज्म क्या था? वेल्थ डेफिनेशन में उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बात कही, बहुत अच्छी बात कही अल्फ्रेड मार्शल ने, जिन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि बोले साहब एक चीज बताएं, आपने तो वेल्थ 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 की बात कर ली, वेलफेयर की तो आपने बिल्कुल ही बात नहीं करी। माना वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनडाउटेडली वेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है, पर कुछ हद तक वेलफेयर भी तो होना चाहिए। लाइक अनडाउटेडली वी टॉक अबाउट द ब्रेड एंड बटर, यानी आपके लिए रोटी कपड़ा ये तो सबसे मेन चीज है, रोटी तो सबसे मेन चीज है। सो आपने ब्रेड एंड बटर की बात करी, उतने तक वेल्थ ठीक था। आपने बोला बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वेल्थ चाहिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने ये कहा कि कुछ चीजों से रहने, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए भी वेल्थ चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन इसके बियॉन्ड हर व्यक्ति एक लेवल के बाद में जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती है, देखो अब कितना प्रैक्टिकल होकर एडम स्मिथ की बात को क्रिटिसाइज करते हैं अल्फ्रेड मार्शल, कि आपने कहा वेल्थ इज एवरीथिंग, अग्री वेल्थ इज एवरीथिंग, लेकिन कब तक? जब तक कि आप की बेसिक नीड पूरी नहीं हो जाती है। इट्स ट्रू, जब तक आपको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों स्टेज में वेल्थ कितना महत्वपूर्ण हो गया, कितना इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे ही आपकी बेसिक नीड पूरी हुई, अब आपको वेलफेयर के बारे में सोचना रहेगा। तो बोले आपने तो वेल्थ वेल्थ की बात करी, वेलफेयर? बोले नहीं, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ एंड वेलफेयर बोथ। क्रिटिज्म की बात करते हैं। The definition was criticized by many philosophers like Carlyle, Ruskin, Walras, and Dickens. They all criticize this, and this is it's all about the bread and butter science. When you talk about the wealth definition, they talk about the bread and butter. It is not, क्योंकि wealth आपकी सारी human needs को पूरा नहीं कर सकता। देखें, हम लोग डायलॉग मारने के लिए बोल सकते हैं कि पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, पैसे से रिश्ते भी बिकते हैं, पैसे से खुशियां भी मिलती हैं, ये हम डायलॉग मारने के लिए बोल सकते हैं पिक्चरों में। लेकिन रियलिटी में क्या है, मैंने आपकी जो सही बोला, और ये बिल्कुल सही क्रिटिज्म है, इसे बोलते हैं रियल क्रिटिज्म, कि हम किसी की डेफिनेशन में कमियां नहीं निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आपने क्या पहलू को कंसिडर नहीं करा। उन्होंने कहा कि वेल्थ इज नो यूज अनलेस इट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। देयर आर द सर्टेन ह्यूमन नीड्स जिनको पूरा करने के लिए वेल्थ नहीं चाहिए। ध्यान देना जरा इस बात पर। देयर आर द सर्टेन नीड्स जिनको पूरा करने के लिए वेल्थ नहीं चाहिए होता, जिसको पूरा करने के लिए यू थिंक अबाउट द वेलफेयर, जैसे लव एंड अफेक्शन है। ओके, उनमें वेल्थ मैटर नहीं करता है, वहां पे वेल्थ मैटर नहीं करता, वहां आपका सेटिस्फैक्शन वेल्थ से नहीं आता। तो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ वेल्थ की बात नहीं कर सकते। और अब जरा वेलफेयर डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि चूंकि क्रिटिज्म हमारे पास में आया, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द वेलफेयर डेफिनेशन। क्या बोल रहा है वेलफेयर डेफिनेशन? देखिए जरा, कितनी सुंदर बात कही है। देखो, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। This definition given by Alfred Marshall. He was the follower of Adam Smith, है ना? He wrote of, छोड़ो उसको, आगे देखते हैं। Economics is a, हमारे जो काम की बात है वहां से हम चलते हैं। Economics is the study of mankind in the ordinary course of life. It's about mankind. It examines that part of individual and social action being is most closely connected with attainment and with the use of material requisite. अब बहुत बढ़िया डेफिनेशन देखना। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं इकोनॉमिक्स इज वन साइड ऑफ द वेल्थ एंड द अदर एंड मोर इंपॉर्टेंट साइड ऑफ वेलफेयर। उन्होंने ये तो काट दो, चाहे काम की नहीं है। वो कहते हैं कि व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ये मत बोलो कि वेल्थ नहीं है। नहीं, वेल्थ बहुत जरूरी है भाई, वेल्थ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन welfare simultaneously very important. Wealth is very important, but welfare is simultaneously very important. और अल्फ्रेड मार्शल ने इसको ज्यादा वेटेज दिया, बोले इकोनॉमिक्स
25% वेल्थ, 75% वेलफेयर। वो क्यों बोला उन्होंने? बोले वही वेल्थ काम का है जो वेलफेयर कर सकता है। अगर किसी वेल्थ से या किसी गुड से वेलफेयर नहीं आता तो उनका कोई सेंस नहीं है। और इसलिए उन्होंने बोला, अब देखो चूंकि आप वेलफेयर की जब बात करते हो ना, अगर मैं यहां बात करूं वेल्थ, तो इसके हिसाब से बात करें तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ साइंस। लेकिन अगर हम इनके हिसाब से बात करें तो इकोनॉमिक्स इज अ वेलफेयर साइंस और अ सोशल साइंस। वेलफेयर साइंस और सोशल साइंस, आप कुछ भी बोल लीजिए। इकोनॉमिक्स इज अ वेलफेयर साइंस और इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कि वी टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ समवन। इसलिए इन्होंने बोला कि जितनी भी गुड्स होती हैं या कमोडिटीज हैं, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करो। भाई दो कैटेगरी कौन कौन सी? पहली कैटेगरी मटेरियल गुड्स, दूसरा इमैटेरियल गुड्स। इन दोनों में क्या फर्क है? मटेरियल और इमैटेरियल गुड्स में क्या फर्क है? वो कह रहे हैं इमैटेरियल गुड्स मतलब जो ह्यूमन नीड्स को पूरा नहीं कर सकती, विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स, विच कैन नॉट फुलफिल ह्यूमन नीड्स, यानी नो सेटिस्फैक्शन। तो बोले इमैटेरियल चीजें जो है उनको छोड़ दो, वो नहीं है। अब उन इमैटेरियल गुड्स को आपने भले ही वेल्थ से खरीदा होगा, क्या काम का है? यानी जो वेल्थ आपका, ध्यान देना जरा इस पे, जो वेल्थ आपने इमैटेरियल गुड्स को खरीदने में खर्च करा, जो वेल्थ आपने इमैटेरियल गुड्स को खरीदने में खर्च करा, उस वेल्थ का कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वेल्थ से सेटिस्फेक्शन नहीं आता। तो फिर इकोनॉमिक्स में आपने वेल्थ की बात कहां करी? अल्टीमेटली तो आप वेलफेयर से बात कर रहे हो, क्योंकि जो गुड्स आपको वेलफेयर नहीं दे पा रही, जो गुड्स आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही, उन गुड्स का कोई यूज नहीं है आपके लिए। अब उनके लिए कोई यूज नहीं है आपके लिए, तो इसका मतलब दोज गुड्स आर बिकेम यूजलेस फॉर यू। वेल्थ का नहीं रहा। देखो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। According to this definition, the goods are classified into two types: material goods and immaterial goods. According to the Alfred Marshall, economics is a normal science. आप इसे सोशल साइंस बोले और सोशल साइंस एक ही बात है। The top priority is given to a man, welfare of the man. Secondary priority is given to the wealth. प्राइमरी प्रायोरिटी किसकी है? प्राइमरी प्रायोरिटी मैन की, यानी वेलफेयर के लिए। मार्शल एनहांस्ड the status of man from economic man to the social man. He said, a man is more a social man and less economic man. ठीक है? इकोनॉमिक्स रिलेटेड ओनली सम मटेरियल गुड्स विच प्रमोट द ह्यूमन वेलफेयर, यानी सारी गुड्स की बात नहीं करता है, सिर्फ कुछ गुड्स की बात करता है जिनसे कि किसी भी पर्सन का या किसी भी व्यक्ति का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का इकोनॉमिक वेलफेयर आता है। लेकिन अब रॉबिन्सन आ गए नए, उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, आपने डेफिनेशन में फिर कमी छोड़ दी। अरे मार्शल ने कहा यार मैंने तो एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करके, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करके डेफिनेशन बनाया और अच्छी बात बोली, अब क्या रह गया? अब देखो इनकी इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छा है बेटा, ध्यान से सुनना, इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छा है। एक मिनट रुकना बेटा।
चलिए, तो इन्होंने बोला, बोले आपने भी एक गलती तो कर दी सर। बोले क्या गलती कर दी भाई, मैंने तो बहुत अच्छी डेफिनेशन बनाई, अब इसमें क्या कमी रह गई। बोले सर एक चीज बताओ, आप कहते हो जिस चीज से वेलफेयर ना हो, यानी आपने बोला immaterial goods which do not fulfill human needs or no welfare, no satisfaction, that is no welfare। आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, वेलफेयर होना चाहिए, राइट। इनके हिसाब से क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू, ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू वेलफेयर डेफिनेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये वाकई में देखो, रॉबिन्सन ने जो क्रिटिसिज्म निकाला वेलफेयर डेफिनेशन का, वो भी बहुत अच्छा क्रिटिसिज्म निकाला। उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू द वेलफेयर डेफिनेशन, आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब है वेलफेयर। आपके लिए सेटिस्फेक्शन का मतलब वेलफेयर। और अगर वेलफेयर नहीं है तो इफ नो वेलफेयर, तो इसका मतलब नो सेटिस्फेक्शन, वेलफेयर हेंस गुड्स इमैटेरियल। बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो, बोले क्यों, क्या प्रॉब्लम है। बोले एक चीज बताओ, शराब और सिगरेट, उससे कौन सा वेलफेयर होता है। हाँ नहीं होता है, बात तो सही है बिल्कुल। शराब या सिगरेट तो कोई अच्छी चीज नहीं है, उससे तो कोई वेलफेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का सेटिस्फेक्शन आता है ना, आता तो है। तो आपके हिसाब से वो गुड्स इमैटेरियल है। लेकिन अगर हम वैसे देखें, क्योंकि उससे ह्यूमन बीइंग में चाहे कुछ लोगों का हो रहा हो, लेकिन आप उन गुड्स को इमैटेरियल गुड्स की कैम्बेट में नहीं ला सकते। बात तो बिल्कुल सही है। देखो क्रिटिसिज्म में हमेशा एक अच्छी बात होती है कि आप रियल क्रिटिसिज्म की बात करो। यहां पे कई बच्चे शराब, और इस आपने शराब को एग्जांपल दे दिया, और इस आपने सिगरेट का एग्जांपल दे दिया। अरे नहीं, मैंने नहीं दिया, रॉबिन्सन ने दिया भाई, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब क्रिटिसिज्म की बात की जाती है, आप इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अच्छे बुरे को नहीं पढ़ने के लिए बैठे हैं बेटा। अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, क्रिमिनल क्या है, इलीगल क्या है, नहीं। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तब हम इस बात पे नहीं जा सकते व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो फिर किस बात पे जा रहे हैं हम लोग, हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि आपने जो डेफिनेशन बनाया, उस डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म जो निकाला हमने, वो क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे निकाला। आज शराब से या सिगरेट से किसी भी व्यक्ति का वेलफेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी कितने लोगों का सेटिस्फेक्शन आता है, तो आप उसे इमैटेरियल तो नहीं बोल सकते। रॉबिन्सन की बात एकदम करेक्ट है कि आप इकोनॉमिक्स की जब बात करें तो आप सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं करेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स वेलफेयर डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट डेफिनेशन। भाई क्यों, देयर शुड बी अ न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। इसके बारे में अभी 2 मिनट बात करूंगा, इसको भी छोड़ देते हैं एक बार। रॉबिन्स इकोनॉमिस्ट, ये भी बेकार है, इसको छोड़ दो। Marshall neglected some material goods which do not promote human welfare, but these goods are also produced, exchanged and consumed. So they have come under the subject matter, जैसे सिगरेट एंड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। एंड बिल्कुल सही बात है। आज अगर कोई आपको ये बोले कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल पोजीशन में या किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें हम वो चीजें हटा दें जो चीजें वेलफेयर नहीं देती, भाई साहब इकोनॉमी डूब जाएगी। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, पूरी सरकार सब जानते हैं, सिगरेट और शराब अच्छा नहीं है। लेकिन कंट्री का इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर जिन गुड्स पे टिका हुआ है उनमें से एक गुड ये भी है। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि लाखों करोड़ों का नहीं बेटा, अरबों रुपए का इकोनॉमी हमारा, अरबों रुपए का, लाखों या करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अरबों रुपए की हमारी इकोनॉमी सिर्फ सिगरेट और शराब पर टिकी हुई है, जो कि बिल्कुल भी वेलफेयर की चीज नहीं है। आज कैसे उसे इकोनॉमिक से बाहर कर दें हम। आप कहते हो ये मटेरियल गुड्स नहीं है और इनकी बात इकोनॉमिक्स में नहीं की जानी चाहिए, कैसे इग्नोर कर दें हम इस बात को। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर इंटायर इकोनॉमिक्स। और जब भी इकोनॉमी की बात की जाएगी, इकोनॉमिक्स की बात की जाएगी, यू हैव टू टॉक अबाउट। तो रॉबिन्स कहते हैं कि ये आपने जो मटेरियल इमैटेरियल का क्लासिफिकेशन करा है ना, ये गलत है, तो होना ही नहीं चाहिए। एक सिंपल सी बात होनी चाहिए। उन्होंने 2 बातें कही, ऑल्दो दोनों बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार ये दोनों बातें तो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों का लिंक ही नहीं हो रहा, लेकिन आप सुन नजर, फिर आपको लिंक समझ में आएगा।
पहली बात तो उन्होंने अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करने के लिए कही थी। पहली बात, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा कि आप ये दो बातें दिमाग से बाहर निकालो। कौन कौन सी? बोले एक तो सिर्फ वेलफेयर से, जिस चीज से वेलफेयर होगा या जो चीजों से वेलफेयर आता है ह्यूमन बीइंग का, सिर्फ वही इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं। दूसरा, आप ये मटेरियल इमटेरियल में क्लासिफिकेशन करना बंद करो। आप सिर्फ एक बात करो कि जो गुड्स, ध्यान देना कितना इकोनॉमिकल है, देखो इसको बोलते हैं पे और इकोनॉमिकल। पे और इकोनॉमिकल, उन्होंने कहा जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो चीज एक्सचेंज हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। अब भले ही उससे फायदा हो या नुकसान हो। और मैं अब चौथी और आखिरी बार शराब को दोबारा बीच में लेकर आ रहा हूं। शराब का प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, यानी बिकती भी है, राइट, उसका कंजम्पशन भी होता है, और उससे रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू आता है। तो ये वेलफेयर क्रिएट करती है या नहीं करती, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे इकोनॉमिक का पार्ट माना जाएगा। क्या बात समझ में आ गई बेटा? कितनी सिंपल सी बात है ना? एक चीज और, मैं अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या आप कौन सी डेफिनेशन को आप ज्यादा रिलेटेड डेफिनेशन मानते हो इकोनॉमिक्स का, तो मैं जो डेफिनेशन अब बताने जा रहा हूं, मैं उसे सबसे ज्यादा रिलेटेड, क्योंकि वेल्थ डेफिनेशन की अपनी कमी आती है, आपने देखा उसमें वेलफेयर की बात नहीं की गई। वेलफेयर में वेलफेयर की बात की गई, लेकिन वो इतना ज्यादा वेलफेयर में हो गया कि वो इकोनॉमिक्स से बाहर चले गए, और वो ह्यूमन बीइंग, वो फायदे नुकसान की बात। देखो, हम जब इकोनॉमिकल बन जाते हैं ना, तो फायदा नुकसान पैसे के शब्दों में देखा जाता है, हेल्थ के में नहीं। अगर आज मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करने लगूंगा ना, तो इस दुनिया के आधे बिजनेस बंद हो जाए। सबसे पहले तो मेडिकल साइंस बंद हो जाए। आज मेडिकल साइंस के अंदर वेलफेयर नहीं रहा, इकोनॉमिकल हो गया ना प्रॉपरली, सिंपल सा। तो उन्होंने, रॉबिन्स की बात मेरे को बिल्कुल एकदम जमती है दिमाग के अंदर, कि हम लोग वेलफेयर की जब बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप ये मत देखो किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, लीगल इलीगल मत देखो आप। बिल्कुल सही बात है, लीगल इलीगल देखने के लिए लॉ है, वेलफेयर देखने के लिए सरकार है। आप इकोनॉमिक्स देखो कि क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, कंज्यूम हो सकती है या नहीं। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, ये तो उन्होंने एक बात कही, अब दूसरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, ये हम आपको लेके जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बिल्कुल बिगिनिंग में, यानी फर्स्ट लेक्चर में जो था, जहां से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, जिसको तो एडम स्मिथ तक ने माना। इन्होंने, ये रॉबिन्स की सबसे अच्छी बात, इन्होंने देखो क्रिटिसिज्म जो करा वो तो बहुत अच्छा था ही। इन्होंने एडम स्मिथ को, सॉरी, अल्फ्रेड मार्शल को जितना अच्छे से क्रिटिसाइज करा, ये तो बहुत अच्छी बात थी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इनकी दूसरी अच्छी बात क्या है, ये इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडा पे दोबारा गए। उन्होंने बोला क्या? बोले आप कहते हो इकोनॉमिक्स की शुरुआत क्यों हुई? वांट्स, यानी नीड्स की वजह से हुई। बिल्कुल यही पढ़ा था। देखो, ये वापस से हम जा रहे हैं बेसिक पे। आप कहते हो इन नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, राइट? आप कहते हो रिसोर्सेज लिमिटेड है, और आप कहते हो जो वांट्स है, जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स हैं, वो अनलिमिटेड है। बोले यही कॉन्सेप्ट था ना? बोले हाँ बिल्कुल। तो बोले आपने, यानी अल्फ्रेड मार्शल ने या एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी, बोले आप इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। बात कितनी, तो कितनी लॉजिकल बात है। बोले आप जिस चीज से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, जिस चीज से इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, आप उसी की बात नहीं कर रहे, और आप वेलफेयर की बात करते हो, आप वेल्थ की बात करते हो, और आप बोले वहां जा क्यों रहे हो? आप वापस वहीं आओ, आप वापस वहीं आओ। आप किस पर आओ? इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडा पे। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड। अब नीड्स, इसको बेटा ह्यूमन वांट्स को हम लोग एक नया वर्ड भी दे देते हैं, और नया वर्ड क्या है? एंड्स। इसको इकोनॉमिक्स में एंड्स बोला जाता है, ठीक है बेटा? इसको हमने एक नाम दे दिया, एंड्स। तो जैसे ये वर्ड है, घबराना मत। अब वो ये कहते हैं
कि चूंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, एंड्स बहुत सारे हैं, रिसोर्सेस कम है, इच्छा सारी पूरी करनी, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, इच्छाएं सारी पूरी करनी है, सबकी वांट्स पूरी होनी चाहिए, तो रिसोर्सेस का आप क्या निकालो, इसका ऑल्टरनेटिव यूज निकालना सीखो। बोले इकोनॉमिक्स तो ये है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, यानी हम कैसे, दो में से बोले ऑल्टरनेटिव रिसोर्स, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स का दो मतलब निकलते हैं। मैं दो मतलब निकालता हूं। पहला मतलब, हम लोग एक रिसोर्स से मल्टीपल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें, बोले ये है इकोनॉमिक्स। बोले वेल्थ वेलफेयर में अटके पड़े हो आप बेसिक पर आओ ना, ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है। आपने क्या पढ़ा, याद करो पहले लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स क्या होता है, याद करो पहले लेक्चर के अंदर। इकोनॉमिक्स का काम ही यह है कि रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया जाए कि हमारी सारे वांट्स पूरे हों, है ना। इस दौरान वेल्थ वेलफेयर सब आ जाएंगे, आप बोले ये सब चिंता छोड़ दो, आप ये सब अपने आप आ जाएंगे। हमारा काम है टू मेक अ हार्मोनाइजेशन बिटवीन द रिसोर्सेज एंड द वांट्स। ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब सारे वांट्स पूरे करने, तो रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज करना पड़ेगा, यानी एक रिसोर्स से मल्टीपल जो वांट्स उनको पूरा करना पड़ेगा, या फिर यह ढूंढना पड़ेगा कि एक वांट, ध्यान देना जरा, एक वांट को कितने अलग अलग रिसोर्सेस से पूरा किया जा सकता है। मैं दोबारा समझाता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। एक रिसोर्स से कितनी वांट्स को पूरा किया जा सकता है। जैसे आपके पास में कोयला अवेलेबल है, तो कोयले से कितने तरह की नीड्स को पूरा किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये ढूंढना पड़ेगा आपको कि एक रिसोर्स कितने तरह की वांट्स को पूरा करने में सक्षम है। कोयला है, कोयल, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली नीड पूरी हो गई। लेकिन कोयल से आप खाना बनाने वाली नीड भी, यानी फ्यूल का भी काम कर सकते हो, उससे आप ट्रेन भी चला सकते हो, क्योंकि आप स्टीम, अब तो खैर नहीं चलती, बट एक रिसोर्स अवेलेबल था हमारे पास। कितने सारे रिसोर्स अवेलेबल हो गए हमारे पास में, ध्यान देना जरा आप, है ना। एक रिसोर्स के कितने यूज हैं। दूसरा, ऐसी कौन सी नीड है जिसके लिए जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स यूज करना पड़े, क्या उसके लिए हम कोई और रिसोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसी एग्जांपल को मैं उल्टा कर देता हूं, ट्रेन चलाने के लिए हमें सिर्फ कोयला नहीं चाहिए, हम कोयले से भी चला सकते हैं। अच्छा, कोयला अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चला लेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, डीजल से चला लेंगे। यानी एक नीड मल्टीपल रिसोर्सेस से पूरी हो रही है। इससे फायदा क्या होता है, इससे हमारे पास में एक हार्मोनाइजेशन करने का मौका मिलता है कि हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ अनलिमिटेड जो वांट्स हैं उनको पूरा कर सकें। यानी इट्स अ रिलेशनशिप, ये बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब नीड्स एंड स्केयर रिसोर्सेस, इन दोनों के बीच का। और देखो, ये लेकर आए आपको असल में उस डेफिनेशन पे जो वाकई में इकोनॉमिक्स के बारे में बात करती है। वेल्थ डेफिनेशन वेल्थ के बारे में बात कर रही है, वेलफेयर डेफिनेशन वेलफेयर के बारे में बात कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अब ये रिलेशनशिप सेट करने के समय जो चीजों से हमारा सेटिस्फेक्शन आएगा, जिनसे हमारे एंड्स पूरे होंगे, उनको वेल्थ भी माना जाएगा और वेलफेयर भी माना जाएगा। देखो, एक ही डेफिनेशन में दोनों आ गए। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब नीड्स एंड स्केयर मीन्स मतलब रिसोर्सेस which have alternative uses. The main points are: wants are unlimited, resources are limited, alternative use of limited resource is required, and hence we need to make a choice. हमें डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? अभी 2 मिनट पहले जो समझाया, कौन से रिसोर्स से कौन सी नीड पूरी करो, क्योंकि एक नीड कई रिसोर्स से पूरी हो सकती है, या एक रिसोर्स
कई नीड्स को पूरा कर सकता है। तो हमें चॉइस करनी पड़ेगी कि कौन सी नीड को मैं कौन से रिसोर्स से पूरा करूंगा जिससे कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आ पाए। मेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज एन एनालिटिकल साइंस। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, एनालिटिकल साइंस क्यों? बिकॉज वी नीड टू एनालाइज, we need to analyze which need is to be satisfied, by which resource, by which resource। भाई क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बाय विच रिसोर्स? क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो इकोनॉमिक टर्न्स इनटू द यूनिवर्सल साइंस, ये तो बेकार पॉइंट है। इट इज अ पॉजिटिव साइंस, करेक्ट। इट्स अ न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स। न्यूट्रल बिटवीन द एंड्स मतलब यू नीड टू मेक अ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब बैलेंस बना के आपको रखना पड़ेगा जिससे कि हम लोग अपने स्केयर रिसोर्सेज से एंड्स को पूरा कर सकें। आ रही बात समझ में बेटा? लेकिन इसके ऊपर भी लोगों ने, अच्छा मुझे सच में मुझे नहीं समझ में आया कि इस डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म क्यों है। वेलफेयर डेफिनेशन के या वेल्थ डेफिनेशन के क्रिटिसिज्म बहुत लॉजिकल थे, बहुत फंडामेंटल थे और जो वाकई में रिक्वायर्ड भी थे, यानी जिसका कोई सेंस बन रहा था। लेकिन ये जो डेफिनेशन बनी, इस डेफिनेशन के बारे में मुझे नहीं लगता था कि कोई क्रिटिसिज्म आएगा, लेकिन कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म निकाले। ऑल्दो आपको कोई भी सॉलिड क्रिटिसिज्म नहीं मिलने वाला है, दैट व्हाट आई प्रॉमिस यू। वेलफेयर के क्रिटिसिज्म की जब बात करी, दैट वाज अ सॉलिड क्रिटिसिज्म। वेल्थ डेफिनेशन की क्रिटिसिज्म की बात करी, इट वाज अ सॉलिड क्रिटिसिज्म। बट जब आप इधर बात करेंगे ना, ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फाइंड एनी सॉलिड क्रिटिसिज्म। सी, the definition was also criticized by many economists on the following terms: it is not a universal science। बोले ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, यानी हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। नॉट अ यूनिवर्सल साइंस मींस नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका एग्जाम्पल कोई नहीं दे पाया, यानी ये वैसा हो गया जहां पे मुझे बुराई तो करनी है लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गलत क्या है, तो मैं क्या बुराई करूं? तो कुछ भी बुराई कर दी हमने, ये नहीं समझ में आ रहा गलत क्या है और बुराई कर रहे हैं। हरी बस सुन में, ये वैसी बुराई है कि बोले आपकी जो डेफिनेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो हर केस में नहीं लगती। रॉबिन्स बोले ठीक है मान लिया, बताओ एक दो ऐसी जगह जहां नहीं लगती, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखना मजेदार बात, बोले डेवलप कंट्रीज में भी नहीं लगती, डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं लगती, डिक्टेटरशिप कंट्रीज में भी नहीं लगती, यानी यूएसए में भी नहीं लगेगी, नॉर्थ कोरिया में भी नहीं लगेगी, ठीक है ना, और इंडिया में भी नहीं लगेगी। यूएसए डेवलप कंट्री है, नॉर्थ कोरिया डिक्टेटरशिप कंट्री है जहां पे एक आदमी पूरी कंट्री को चला रहा है और तानाशाही जिसे हिंदी में कहा जाता है, और डेवलप है। तो भाई फिर कौन सी कंट्री में लगेगी आप बता दो भाई? जब कहीं नहीं लग रही तो फिर कहां लगेगी? क्यों नहीं लग रही भाई? वो कह रहे नहीं डेवलप कंट्री में इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि वहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। गलत, ऐसी कोई कंट्रीज दुनिया में नहीं है जहां रिसोर्सेज लिमिटेड हो। आपने कहा डेवलपिंग कंट्री में नहीं लगी, बोले क्यों? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत ही कम है। फिर गलत। अरे बहुत कम है मतलब कम है, बहुत कम या ज्यादा कम या कम कम नहीं होता है। रिसोर्सेज कभी भी इतने नहीं हो सकते कि सारी नीड्स को पूरी कर दे, तो रिसोर्सेज हमेशा ही लिमिटेड रहेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग रिसोर्सेज के मल्टीपल यूज पे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड रहेंगे ये गलत है, ठीक है ना। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे और किसी में कम लिमिटेड है, किसी में ज्यादा लिमिटेड है, ये बेवकूफी। लिमिटेड है ये बोलो आप, ठीक है। इट इज एन ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, इट ऑल्सो नेग्लेक्टेड द डायनेमिक कॉन्सेप्ट्स। बोले सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा। एंड ट्रस्ट मी ट्रूली आई डोंट लाइक फील any kind of the criticism is worthful out of all the criticisms। इनमें से कोई भी क्रिटिसिज्म ऐसा नहीं है जो कि बहुत सॉलिडली हो। खैर, लेकिन इसके ऊपर भी एक ग्रोथ डेफिनेशन आया। सैमुअल्सन एक और इकोनॉमिस्ट हुए, उन पीए सैमुअल्सन ने अपनी डेफिनेशन, ग्रोथ डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला कि देख आपने इनका कॉन्सेप्ट सही है लेकिन इतना कोई सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं था,
जिसके बेसिस पर रॉबिन्स की डेफिनेशन को साइडलाइन कर दिया जाए। जैसे वेलफेयर डेफिनेशन जब आई तो एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उसको हमने साइड बाय कर दिया, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा उसमें कमियां थी। रॉबिन्स की डेफिनेशन आई तो अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन थी वेलफेयर डेफिनेशन, हमने उसको भी साइड में कर दिया क्योंकि वो वाकई में कमियों से भरपूर थी। लेकिन जब सैमुअल्सन की ग्रोथ डेफिनेशन आई तो उसमें पॉइंट इन्होंने अच्छा बोला, पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताया जिसके बेसिस पर हम लोग ये कह दें या ये कहें कि जो रॉबिन्स की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में उसको रिप्लेस करने की जरूरत है। नहीं, उसे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। सैमुअल्सन कहते हैं डोंट ऑलवेज कंसीडर ओनली, डोंट ऑलवेज कंसीडर ओनली प्रेजेंट सिचुएशन, ऑल्सो कंसीडर फ्यूचर नीड्स या फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। देखो, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट यूज ऑफ मनी to employ the scarce productive resources that would have alternative uses to produce various commodities over time for distributing them for consumption now। यहां तक तो बेटा जो रॉबिन्स ने बोला वही आपने बोला कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है, यानी आपको कौन सी अपनी नीड को पूरी करना है, कौन सी नीड को पूरी नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी नीड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नीड मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बोले ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी नीड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नीड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको जरूरी है बनाना, जो जरूरी नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐड क्या कर दिया, फॉर कंजम्पशन नाउ और कंजम्पशन इन फ्यूचर अमंग द वेरियस पर्संस एंड द ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। यानी आपको चूंकि रिसोर्सेज स्केयर हैं तो सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं किया जा सकता, या उन रिसोर्सेज को यूज करके वो सारी गुड्स नहीं बनाई जा सकती जो कि सबकी नीड्स को पूरी कर दे। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम वो कौन सी गुड्स बनाएं, जिन जिन से कौन सी गुड्स, अब तो बना नहीं सकते ना क्योंकि सारी तो पॉसिबल ही नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो वो कौन कौन सी कमोडिटीज या गुड्स का मैन्युफैक्चर करें या बनाएं जिनसे ह्यूमन नीड्स पूरी हो सके मैक्सिमम। लेकिन उसमें हमें सिर्फ प्रेजेंट नीड्स को नहीं देखना है, हमें फ्यूचर नीड्स को भी देखना पड़ेगा, और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट हर ग्रुप ऑफ पर्संस की नीड पूरी हो जाए। मेन पॉइंट्स क्या है? लाइक द स्कैर्सिटी डेफिनेशन, इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू द सैमुअल्सन, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज नॉट ओनली कन्फाइंड टू द प्रेजेंट बट ऑल्सो टू द फ्यूचर। इट मीन्स ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट। यानी इन्होंने यही एक नई चीज थी जो नया था, बाकी तो जो रॉबिन्स ने बोला वही इन्होंने बोला। उसने भी यही बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इन्होंने भी बोला। उन्होंने भी कहा लिमिटेड अनलिमिटेड वांट्स है, इन्होंने भी बोला अनलिमिटेड वांट्स है। दोनों ही इस बात को अग्री करते हैं कि रिसोर्सेज को यूज करके हम सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते, तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करें जिससे ज्यादा हमारी नीड्स पूरी हो सकें। और इन्होंने भी यही कहा, बस इन्होंने ये कहा कि जो वांट्स है उनमें आप फ्यूचर वांट्स को भी देखें। He also adopted a dynamic approach to the study of economics, considered economic growth as an integral part of economics। यानी ये कहते हैं कि आप फ्यूचर को जब कंसीडर करने लग जाते हो तो लाजमी सी बात है उसमें आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना चालू कर दिया। एंड द डेफिनेशन इंक्लूड्स मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन एंड रॉबिन्स स्कैर्सिटी डेफिनेशन। ये दोनों की बात करती है, बट मोर प्रोमिनेंटली इट इज फेवरिंग द रॉबिन्स डेफिनेशन, क्योंकि मोर प्रोमिनेंटली इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस द गुड्स और कमोडिटीज फॉर द बेस्ट कंजम्पशन बाय ऑलमोस्ट ऑल द पीपल, यानी मैक्सिमम नीड्स को हम सेटिस्फाई करें, ये ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन को बनाया गया। तो ये 4 तरह के डेफिनेशंस हैं जिसके बारे में इकोनॉमिक्स में बात की जाती है, जिसके बारे में इकोनॉमिक्स में हम चर्चा करते हैं। अपने आज के लेक्चर में हम लोग इतनी ही चीजें रखेंगे बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यहां तक आप पढ़कर आइएगा, इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे, राइट।